एक वर्ष में ही शानदार उपलब्धियां अपने नाम करके अभिभावकों की पहली पसंद बने रेवनवुड इंटरनेशनल स्कूल में समय से पहले सभी कक्षाओं के दाखिले पूरे हो चुके हैं। अब स्कूल की ओर से एक और शानदार प्रयास किया गया है, जिसके तहत इस बार स्पोर्ट्स एकेडमी की भी शुरुआत कर दी गई है, जिसमें स्कूल के विद्यार्थियों के साथ साथ दूसरे स्कूलों के बच्चे भी आकर खेलों में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। इस बारे में बातचीत करते हुए स्कूल के सीईओ रोहित वर्मा ने बताया कि एक समय था जब भारत की आबादी चीन से दूसरे नंबर पर थी और मेडल लाने में भारत चीन से बहुत पीछे था। कई ऐसे देश जिनकी आबादी भारत की राजधानी से भी कम है, लेकिन मेडलों की इतनी बारिश होती है कि हर कोई हैरान रह जाता है, क्योंकि वहां खेलों को रीति रिवाज बना दिया गया। परंतु भारत में खेलों की ओर रुझान अब बढ़ना शुरू हुआ है, जिसको लेकर अब बच्चों युवाओं में खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ी है। इसलिए अभिभावकों की डिमांड पर शाम के समय के लिए स्पोर्ट्स एकेडमी की शुरुआत रेवनवुड इंटरनेशनल स्कूल में की गई है, ताकि अबोहर शहर के हुनर को निखारा जा सके और हमारे शहर के बच्चे भी देश विदेश में खेलों में हमारे शहर और देश का नाम रोशन करें। उन्होंने बताया कि रेवनवुड इंटरनेशनल स्कूल में विद्यार्थियों के लिए पहले से ही स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करवाई जाती हैं और अब स्केटिंग, वॉलीबॉल, क्रिकेट के साथ साथ स्विमिंग की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। राष्ट्रभक्ति ले हृदय में, यदि खड़ा हो देश सारा, संकटों पर मात करिए विजयी राष्ट्र हो हमारा। इस विजयी राष्ट्र भारत में सभी श्रोतागण, मुझे सुनने वाले सभी लोगों को मेरा नमस्कार। 4 साल पहले 2020 में टोक्यो ओलंपिक्स हुए और भारत का एक स्वर्ण पदक आया। मैं सभी भारतीयों को और नीरज चोपड़ा जी को बधाइयाँ देता हूँ। भारत के टोटल 7 मेडल्स आए टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर। सभी खिलाड़ियों को और सभी भारतीयों को मेरी बधाई। पर इस ओलंपिक्स के बाद में मेरे मन में कुछ सवाल आए। ये सवाल मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। भारत की कुल आबादी 140 करोड़ है। 140 करोड़ के अंदर सिर्फ एक स्वर्ण पदक। अगर हम बात करें जवान लोगों की, तो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जवान लोग हैं और ओलंपिक्स होता ही जवान लोगों का खेल है। तो 140 करोड़ में सिर्फ एक ही स्वर्ण पदक क्यों, बाकी क्यों नहीं? अगर हम कंपैरिजन करें दूसरी कंट्रीज़ के साथ, अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी दिल्ली एनसीआर से भी कम है, फिर भी ऑस्ट्रेलिया 6th या 7th प्लेस पे हमेशा रहता है ओलंपिक्स में, और इंडिया 47वें पोजीशन पर आया था मेडल टैली के अंदर। इजराइल की कुल आबादी 96 लाख है और फिर भी इजराइल मेडल टैली में भारत से ऊपर था। अगर हम भारत और चीन का कंपैरिजन करें तो चीन के पास कुल 88 मेडल्स आए थे और हमारे पास सिर्फ 7। चीन के पास 38 गोल्ड मेडल थे और हमारे पास सिर्फ 1। और जबकि 1986 तक हिंदुस्तान की और चीन की दोनों की पर कैपिटा इनकम बराबर थी। फिर ऐसा क्यों कि हम ओलंपिक्स के अंदर इतने मेडल्स नहीं जीत पाए और बाकी देश जैसे कि स्लोवेनिया है, सिर्फ एक छोटा सा देश है यूरोप के अंदर, उसकी कुल आबादी सिर्फ 20 लाख है और उसके भी मिनिमम 3 गोल्ड मेडल तो आए। 140 करोड़ की आबादी होने के बाद भी और इतना बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड होने के बाद भी हम ओलंपिक्स के अंदर पीछे क्यों रहे? मुझे कुछ 4 कारण समझ में आते हैं। सबसे पहला, रिसोर्सेज मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर। हमें सभी खिलाड़ियों को एक इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ग्राउंड्स होने चाहिए सभी खिलाड़ियों के पास में। रेवनवुड स्कूल में हमने इसी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाने की कोशिश की है। जब हमने देखा कि बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे हैं, तब हमने NBA लेवल और साथ में ओलंपिक्स लेवल के बास्केटबॉल के ग्राउंड्स बनाए, सिंथेटिक कोर्ट बनाए, एक्रेलिक बेस्ड। हमने जब देखा कि बच्चे सड़कों पे स्केटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमने यहाँ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्केटिंग रिंग बनाया। हमने मिनी ओलंपिक लेवल का स्विमिंग पूल भी बनाया और इसके साथ में हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की क्रिकेट पिचेस भी बनाई है। इंफ्रास्ट्रक्चर इज क्विंटेसेंशियल एंड इंडिस्पेंसिबल। दूसरी चीज़ हमारे सामने आती है कोचेस, गुरु। कहा जाता है मैं खुदा को और गुरु को एक ही वक्त पे ढूंढने निकला। मैंने सोचा पहले खुदा मिल जाएंगे तो साथ मिलके गुरु को ढूंढेंगे, पर हुआ यूं कि पहले मुझे गुरु मिल गए, फिर खुदा को ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं रही। गुरु और खुदा को दोनों को एक ही पद्धति पर रखा गया है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि हर एक महान इंसान के पीछे गुरु होता है। बिहाइंड एवरी ग्रेट मैन देयर इज़ अ गुरु। अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें, जिन्होंने अखंड भारत का स्थापन किया था, तो उनके गुरु थे गुरु चाणक्य। अकबर की बात करें तो उनके गुरु थे सलीम चिश्ती। अगर हम सचिन तेंदुलकर की बात करें तो उनके गुरु थे श्री रमाकांत आचरेकर जी। एक गुरु की बहुत बड़ा स्थान होता है किसी भी खिलाड़ी का सफल होना। और संत कबीर ने तो ये भी कहा है कि मेरे सामने अगर गुरु और भगवान एक ही पल आ जाए तो मैं सबसे पहले चरण स्पर्श करूँगा अपने गुरु के, क्योंकि गुरु वही हैं जिन्होंने मुझे ईश्वर के करीब लेके गए।
हमने यहाँ पर नेशनल इंटरनेशनल लेवल के कोचेस अपॉइंट किए हैं जो बच्चों को इस लेवल की कोचिंग देते हैं कि वो भी ओलंपिक्स लेवल तक पहुँचे। तीसरी चीज़ जो एक खिलाड़ी को सफल बनाती है वो होती है विल, वो होती है इरादा। 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में माइकल फेल्प्स ने मार्क स्पिट्स का 32 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। उन्होंने कुल 8 गोल्ड मेडल जीते स्विमिंग के अंदर। तब उनसे किसी ने उनसे कहा कि इट मस्ट बी योर वेरी लकी डे, कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप इतना बड़ा रिकॉर्ड कायम कर पाए। ये सुनकर माइकल फेल्प्स को बहुत तकलीफ़ हुई और उन्होंने कहा कि क्या आप किस्मत की बात करते हो, मैंने 1 महीने में 2500 घंटे की प्रैक्टिस की है। मतलब हर दिन 8 घंटे पूल के अंदर बिताए हैं, पानी में बिताए हैं बिना किसी एतवार के। अब 8 घंटे पानी में उतरो, आपका जिस्म सिकुड़ जाएगा। और उन्होंने ये भी बताया कि ओलंपिक से 2 साल पहले मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था। डॉक्टर ने कहा कि आप पूल में नहीं जा सकते, आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। पर मैं फिर भी पूल में गया, मैंने हाथों का नहीं पैरों का उपयोग किया। और जो लास्ट इवेंट था 100 मीटर बटरफ्लाई स्ट्रोक, उसके अंदर मेरे पैरों ने मुझे ऐसा पुश दिया कि लास्ट इवेंट में जीत गया। और जो इंसान सेकंड आया था उसमें और मेरे में फासला सिर्फ 1/100th ऑफ सेकंड का था। सफलता इससे नहीं नापी जाती कि आपके लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स तो रहेंगी। सक्सेस इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ प्रॉब्लम, सक्सेस इज़ ओवरकमिंग द प्रॉब्लम्स। माइकल फेल्प्स को प्रॉब्लम थी, फिर भी वो आगे बढ़े। सफलता इससे नहीं नापी जाती कि आप ज़िंदगी में कितना ऊपर गए। सफलता इससे नापी जाती है कि आप कितनी बार उठकर आगे बढ़े। सफलता इससे नहीं नापी जाती कि आप दूसरों के मुकाबले क्या कर रहे हो। सफलता इससे नापी जाती है कि आप अपनी क्षमता के हिसाब से कितना कर रहे हो। एक चौथी चीज़ और आखिरी चीज़ वो ये है कि एक सपोर्टिंग कल्चर हमें बनाना होगा। हमें एक खेल संस्कृति बनानी होगी। कोरोना के बाद में, कोविड टाइम के बाद में एक एवरेज इंसान का जो स्क्रीन टाइम है और सोशल मीडिया पे जो वो टाइम स्पेंड करते हैं वो मिनिमम 4 आवर्स है। अगर कोई 4-5 बजे फ्री हो जाते हैं तो वो अपना अधिकतर वक्त डिजिटल स्क्रीन पर स्क्रॉल करने में निकालते हैं। उस वक्त में हमें ग्राउंड पे उतरना होगा। हमें खेल को एक संस्कृति बनानी होगी। कुछ देश ऐसे हैं जैसे युगांडा, नाइजीरिया, जमाइका, बहुत सी लैटिन अमेरिकन और वेस्ट इंडियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ओलंपिक्स के अंदर अफ्रीकन कंट्री को ही मात दी थी, क्योंकि वहाँ पर एक स्पोर्टिंग कल्चर है, वहाँ पे खेल एक संस्कृति है। अगर सैकड़ों लोग मैदान में उतरेंगे तो उन सैकड़ों लोगों में कोई ना कोई एक सितारा होगा जो ज़रूर चमकेगा। और आखिरी शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, वो ये हैं, हिमाद्री तुरंग शुरुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा सुमज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र है, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पंथ पुण्य है ये, बढ़े चलो जय हिंद।